हाय एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लास 10th बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। हमने अभी तक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो स्टडी करी थी वो एक किडनी के बारे में करी थी कि हमारी बॉडी में जो किडनी है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। मीन्स जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो सारी इंप्योरिटीज रिमूव करने का जो काम है वो किडनी करती है। किडनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, कैसे कैसे करती है। अब देखिए किडनी की जो शेप है वो हमने डिस्कस करी थी कि ये बीन शेप होती है। अब किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर न्यूमरस इन नंबर मिनिमम 1 मिलियन 10 लाख 10 लाख के लगभग नेफ्रॉन्स लगे होते हैं जो किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये जो नेफ्रॉन है किडनी में, इनकी जो क्वांटिटी है वो जन्म से लेके डेथ तक सेम रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। अगर हमें हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन्स है मींस किडनी को सेव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी डेली लाइफ में जो वाटर इनटेक कैपेसिटी है उसे मैनेज करना पड़ेगा। आप सभी क्लास 10th में हो, आपको चाहिए कि हमें डेली कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। जो एडल्ट है, जो बड़े हैं जैसे मैं हूं, हमें 4 to 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी जो किडनी है उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये जन्म से लेकर डेथ तक सेम रहते हैं, बल्कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये कम होते हैं, इनकी फंक्शनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? बिकॉज वाटर इनटेक जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा, हमारा खान पान अच्छे से नहीं हो रहा, अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण इसके जो फंक्शंस है उसमें कमी आ जाती है। अब किडनी में अगर सारे जो नेफ्रॉन्स है वो अच्छे से वर्क करें उसके लिए हमें वाटर इनटेक ज्यादा लेना चाहिए। अब सारे नेफ्रॉन्स वर्क करेंगे, इसका मीनिंग ये हुआ कि सिंगल नेफ्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है वो सेम है। यहां पर सारा काम डिवाइड है कि एक नेफ्रॉन ने इतना ब्लड फिल्टर करना है तो करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये नेफ्रॉन बोल देगा मेरा ब्लड आज तो फिल्टर कर दे, कल तेरा मैं कर दूं, आज मैं थका हुआ हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ईच नेफ्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है वो सिमिलर है, सेम है। हर एक नेफ्रॉन को फिक्स क्वांटिटी के अंदर जो ब्लड है वो फिल्टर करना पड़ेगा। जैसे जैसे जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे उतना जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं होगा, चांसेस है कि वो ब्लड हमारी बॉडी में, मतलब जो वेस्ट है वो बॉडी में ही स्टोर होता रहे। उसके बाद अब किडनी में जो ब्लड को फिल्टर करने का काम है वो करते हैं नेफ्रॉन। अब हमें जो मेन स्टडी है वो करनी है नेफ्रॉन, बिकॉज नेफ्रॉन से हमारे पास 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो फाइनल एग्जाम में आता है। अब नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, नेफ्रॉन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, मींस किडनी की सबसे बेसिक यूनिट भाई, जो किडनी में ब्लड को फिल्टर करेगा। अगर नेफ्रॉन नहीं है किडनी की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। किडनी में जो भी काम हो रहा है, जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है नेफ्रॉन से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी की सबसे बेसिक जो यूनिट है, जो फंडामेंटल जो मेन पार्ट है वो कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की एग्जिस्टेंस है खुद की। अब ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर वर्क कैसे करता है, किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करके बॉडी से बाहर भेजता है, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं हम, क्या क्या कंटेंट होता है हमारे यूरिन के अंदर, मींस कितना वाटर होता है, कितने ऑर्गेनिक कितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, इसका डायग्राम समझ लो, थ्योरी में ज्यादा कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया सारा टॉपिक क्लियर, 5 मार्क्स पक्के। अब देखिए नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको नेफ्रॉन का जो डायग्राम है, जो इसका ओरिजिनल डायग्राम है, अभी मैं यहां पर स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूं, ये होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप साइड में रख लेना। अब अपने डिस्कस करते हैं जी, जो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं नेफ्रॉन का, जो हम एग्जाम में बनाएंगे। देखिए नेफ्रॉन के डायग्राम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरीके से एक कप शेप स्ट्रक्चर। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल ये मेन पार्ट है। अब इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहां पर बहुत ज्यादा पतली फाइन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब समटाइम्स एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कंबाइन करके हम मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। मालपीजियन बॉडी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अब बोमेन कैप्सूल हमने बना लिया। बोमेन कैप्सूल के अंदर फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क है, जिस कैपिलरीज को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस।
अब ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये क्या काम करता है, ये छननी का काम करता है। छननी का काम कैसे करता है, अब हमारे घर में चाय बनती है, चाय को छानना पड़ता है पीने के लिए, पीने से पहले हम छानेंगे उसे, देखो छाना। अब छानते वक्त क्या होगा, जो लिक्विड है, जो दूध है, जो पानी है, वो सारा अलग हो जाएगा। जो चाय पत्ती है, इलायची है, अदरक है, उसका जो वेस्ट है वो अलग, मींस जो सब्सटेंस हमें डिजायर्ड है, जो चाहिए वो अलग हो गए, जो डिजायर्ड नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए वो हमने अलग कर दिए। क्या चाय पत्ती खाते हैं क्या चम्मच से गपा गप खाए जा रहे हैं, नहीं, हम लिक्विड कंटेंट चाहिए हमें वो ले रहे हैं। सेम ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ब्लड को फिल्टर करेगी, जो डिजायर्ड सब्सटेंसेस है वो रखेगी, जो डिजायर्ड नहीं है वो वेस्ट के अंदर बाहर निकाल देगी। लेकिन अब यहां से ब्लड आएगा कैसे, फिल्ट्रेशन के लिए मैंने कल बोला था कि जो भी ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड है मींस उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। अब यहां पर ग्लोमेरुलस के पास जो ब्लड है वो लेके आती है एक आर्टरी, और उस आर्टरी को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल। अब इस एफरेंट आर्टीरियोल के पास ब्लड कहां से आया, एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रीनल आर्टरी से। और रीनल आर्टरी में ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेव कर लीजिएगा दिमाग में, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स के ऊपर फोकस करना है हमें। अब रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में एंटर करेगी। अब ग्लोमेरुलस से वापिस जो ब्लड बॉडी को जाएगा वो लेके जाएगी इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये इफरेंट आर्टीरियोल क्या है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है रीनल वेन, जैसे हम बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये ब्लड लेके चलेगी। अब ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, मैंने क्या बनाया देखिए, जो एफरेंट आर्टीरियोल है इसकी जो ल्यूमन है वो मैंने वाइड बनाई है, जो इफरेंट आर्टीरियोल है इसकी जो ल्यूमन है वो मैंने नैरो बनाई है। मींस जो ब्लड है वो आएगा ज्यादा, आगे कम जाएगा, आएगा ज्यादा, आगे कम जाएगा, यहां पर प्रेशर जनरेट होगा। अब यहां पर प्रेशर जनरेट होने से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो गया। अब यहां पर प्रेशर होगा, प्रेशर से यहां पर छोटे 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 होल होते हैं, पोर होते हैं, बिल्कुल माइनर माइनर, जैसे हमारे स्किन में। प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा, यहां पर ब्लड फिल्टर होगा। ब्लड कैसे फिल्टर होगा, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होंगी। ब्लड सेल्स में कौन कौन सा आ गया, आरबीसीज होगी, डब्ल्यूबीसीज होगी, प्लेटलेट्स हो गया। इन्हें छोड़ के सारा जो ब्लड है उसके अलावा जो कंटेंट है वो सारा फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। अब ये जो सेल्स हैं ये सारी इफरेंट आर्टीरियोल से बॉडी में वापस चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये मेन कंटेंट है, इससे हम फिल्टर या वेस्ट की फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, डब्ल्यूबीसी जरूरी है, आरबीसी जरूरी है। इनके फंक्शन क्या, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में बताऊंगा आपको। अब ये कंटेंट वापस बॉडी में चला गया। इसके अलावा जो भी वेस्ट था वो सारा यहां पर प्रेशर जनरेट हुआ, जिनका साइज छोटा था वो नीचे आ गए। अब ये इनका साइज नेचर ने बड़ा बनाया, इन्हें पता है कि इस छननी में ये नहीं आने चाहिए, इनको वापस वहां भेज दो। जिसका साइज मतलब जो वेस्ट है उसका ऑटोमेटिकली जो साइज है वो छोटा बनाया और वो इस छननी से फिल्टर होकर नीचे आ रहा है। ये बोमेन कैप्सूल में आ गया। बोमेन कैप्सूल के बाद यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है इस तरीके से, वैसे ये जरूरी नहीं है आपके, इस पार्ट को हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म होगी प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का मीनिंग होता है बेटा पास में, पास में कॉन्व्यूलेटेड मतलब कोइल्ड फॉर्म में एक ट्यूब है। उसके बाद यहां से एक बैंड बनाएंगे और इस बैंड को हम बोलेंगे लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले के बाद वापिस एक सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमने पीसीटी की बनाई है, जिसे हम बोलेंगे डीसीटी, जिसे हम बोलते हैं बेटा डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल का मतलब होता है दूर, पास का मतलब प्रोक्सिमल, दूर का मतलब डिस्टल। और ये जो डीसीटी है फिर ये आगे जाके ओपन हो जाती है जी हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, इसे हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब होगा क्या, जैसे ही हमारे पास ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद बोमेन कैप्सूल में आ गया।
बोमेन कैप्सूल के बाद जो वेस्ट है, जो ब्लड है वो तो वापस चला गया एफरेंट आर्टेरियोल से, जो वेस्ट है वो आगे बोमेन कैप्सूल से पीसीटी में आएगा। अब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, इनका एक काम है। क्या काम है? अब देखो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल हमने बनाई है ना, इस इफरेंट आर्टेरियोल को आप थोड़ा, मैं रेड पेन से बना रहा हूं, इस तरीके से बना दो कि ये पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले को टच करे, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये क्या होगा कि जो भी हमारा जो वेस्ट है वो फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आया, बोमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले के बाद डीसीटी, डीसीटी के बाद जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हुआ, ये जो वेस्ट है वो बाहर निकला, यहां से जो ब्लड है वो वापस बॉडी में जा रहा है। होगा क्या, इस वेस्ट में कई बार कोई जरूरी कंटेंट लाइक ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वो फिल्टर हो जाता है बाय मिस्टेक। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एनोमलीज है, कोई डिजीज है, हमें उस कंडीशन में कुछ जरूरी जो कंटेंट है वो वेस्ट के साथ यहां आ जाता है। अब ये जो जरूरी कंटेंट वेस्ट के साथ यहां आएगा तो ये पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी क्या करेंगे, इस सारे वेस्ट का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं कोई जरूरी कंटेंट तो नहीं आ गया इसके अंदर, तो उसका करेंगे ये रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये जो आपको ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल्स वापस उस वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन उस वेस्ट में से जो भी कंटेंट है जरूरी, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, उसे चेक कौन करेगा, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी। इन्हें लगेगा नहीं यार ये तो बाहर निकालने वाला सामान नहीं, जैसे हम हमारे घर से कोई कचरा बाहर निकाले तो एक बार फाइनल चेकिंग जरूर करते हैं कि कहीं कोई काम की चीज तो नहीं बाहर जा रही। पहले हमने सारा कचरा कलेक्ट कर लिया, फिर हम चेक करेंगे कि काम की चीज तो नहीं आ रही। सेम यहां से फिल्ट्रेशन शुरू हो गया, फिल्ट्रेशन होने के बाद यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगा, चेकिंग होगी कि कहीं कोई ग्लूकोज, प्रोटीन या अमीनो एसिड इसके अंदर तो नहीं जा रहे भाई। अगर जा रहे हैं, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैनले क्या करेंगे, उसे रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड वेसल में भेज देंगे और वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। और जो वेस्ट है वो सारा कहां इकट्ठा होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। सबसे जरूरी बात, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें 3-4 नेफ्रॉन्स का जो वेस्ट है वो एक साथ कलेक्ट होते हैं। जो भी हमारा यूरिन है, यूरिन के अंदर जो यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं उसमें 98% वाटर होता है बेटा। 2% के अंदर अदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो भी वेस्ट है वो सारा 2% होगा। 98% वाटर है और ये सारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और हम यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे। ये हो गया जी हमारा नेफ्रॉन का सारा एक डिटेल्ड फंक्शन विद डायग्राम। इसे आप सेम डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं। फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिलेंगे मेरी गारंटी के साथ। अब देखिए हमें भगवान ने दी है जी 2 किडनियां। हमें भगवान ने दी है 2 किडनियां। इन केस एक किडनी हमें किसी को देनी पड़ जाए, बंदा एक किडनी पर भी उतना ही जिएगा जितना दोनों किडनियों पे, क्योंकि दोनों किडनियों का जो भार है, जो फंक्शन है वो एक किडनी संभाल लेगी और उसका जो साइज है बाय नेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो बंदा अच्छे से जिएगा। बट इन केस कोई बीमारी के कारण या कोई ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, किसी बंदे की दोनों ही किडनियां फेल हो जाए, दोनों किडनियां फेल होने के केस में फिर बेटा आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। अब आर्टिफिशियल तो समझ ही रहे होंगे, जो इंसान ने बनाई है। अब आर्टिफिशियल कोई किडनी नहीं है जो बॉडी में फिट कर देंगे, काटा और फिट कर दिया। आर्टिफिशियल किडनी मींस एक मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाएगा और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। उस कंडीशन में क्या होगा, एक मशीन में हमारी बॉडी का सारा ब्लड भेजा जाएगा, वो मशीन उस ब्लड को फिल्टर करेगी, वापस जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में एंटर करवाया जाएगा फिल्टर होने के बाद। ये जो डायलिसिस है ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट तब तक चलता है कि इनकेस बंदे की दोनों किडनियां बिल्कुल डैमेज हो गई, बंदा नई किडनी की तलाश कर रहा है, महीने 2 महीने बाद नई किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा उसके अंदर। जब तक नई किडनी का अरेंजमेंट नहीं होता तब तक वो डायलिसिस कराएगा। बट अगर हम बोले कि रिमेनिंग बंदे के 10 साल 20 साल जितने भी हैं वो डायलिसिस से निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें हमारी किडनी को हेल्दी बनाना है, अच्छी चले, लाइफ ज्यादा हो, किडनी कभी खराब ना हो, ऐसी कभी प्रॉब्लम ना आए डायलिसिस वाली, उसके लिए हमें वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा करना होगा।
डेली कम से कम 4 to 5 लीटर जो वाटर इंटेक है वो करिए, ताकि आपकी किडनी अच्छी रहे। अल्कोहल का जो कंजप्शन है वो बिल्कुल भी ना करें, अच्छी चीजें खाएं, कोल्ड ड्रिंक कम से कम पिए, सिंपल जो पानी है वो पिए, नींबू पानी पिए, शरबत पानी पिए, ताकि आपकी किडनी अच्छे से वर्क कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप पे डाउट शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।